तो इसको सीखने से पहले एक छोटी सी टर्म अपने को और जानना है, फिर अपन डायनेमिक्स पे आएंगे। काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे अभी तक जो आप रेडियस वर्ड की बात करते हो या आप जो रेडियस कैलकुलेट करते हो वो सिर्फ सर्कल के लिए है ना, कि एक सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। बट इन जनरल ना किसी भी कर्व के लिए किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे मान लो ये कर्व है, ऐसा एक मैंने कोई कर्व बनाया है, मैं इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, .1, .2 और .3। बताओ किस पॉइंट पे ये कर्व सबसे ज्यादा कर्व्ड है, मतलब किस पॉइंट पे इस कर्व का कर्वेचर सबसे ज्यादा है, कर्वेचर सबसे ज्यादा है। कर्वेचर किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, नहीं समझ आया? हाँ ठीक कह रहे हो, हाँ 2 पे, है ना। इसको सोचने का एक और तरीका होता है, ऐसा फील करने का कौन सा पाथ ज्यादा कर्व्ड है ना। कि मान लो तुम्हें इस रास्ते पे साइकिल चलानी है ना, तो सोच के देखो किस में तुम्हें हैंडल ज्यादा घुमाना पड़ेगा, दूसरे वाले में, और किस में हैंडल सबसे कम घुमाना पड़ेगा, पहले वाले। ये बात समझ में आती है कि जो पाथ ज्यादा कर्व्ड है उसके अकॉर्डिंग, है ना, कौन से पाथ की कर्वेचर ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं 2-3 सर्कल बनाऊं, देखो साइड में ऐसे बनाऊं मैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक ही पॉइंट से पास होता हुआ मैं 3 सर्कल बना रहा हूं। एक पॉइंट सर्कल ये है, मान लो इसी पॉइंट से 3 सर्कल पार हो रहे हैं, 1, 2 और 3। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमसे मैं कहूं कि कौन से सर्कल पे साइकिल चलाना सबसे आसान है, थर्ड पे, वो सबसे कम कर्व्ड है, और 1 वाला सबसे ज्यादा कर्व्ड है। तो एक चीज यहां से हमें ये समझ आनी चाहिए कि जो रेडियस है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। इनवर्सली मतलब ज्यादा रेडियस तो कर्वेचर कम, मतलब वो ऑलमोस्ट कम कर्व रास्ता है, और कम रेडियस मतलब ज्यादा कर्व। एक तो ये बात समझ आनी चाहिए कि जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका कर्वेचर कम होता है, और जिसकी रेडियस छोटी होगी, छोटी रेडियस वाला रास्ता, वो ज्यादा कर्व होगा। ये बात समझ में आती है क्या? अरे बोलो भैया, साइकिल चलानी आती है ना? ठीक है, अब ये तो सर्कल में हो गया। तो इस पाथ में भी आपको कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, ये जो मैंने 1, 2, 3 वाला रास्ता बनाया है, कि 2 पाथ पे सबसे ज्यादा कर्व्ड है, 1 पे सबसे कम कर्व्ड है, और 3 पे नॉर्मल नॉर्मल है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कैसे करेंगे, तो सर्कल नहीं है। तो सुनो, तो कहते हैं आपको जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना होता है, आप एक सर्कल बनाते हो उसी पॉइंट से पास होता हुआ। क्या बनाते हो आप? उसी पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल, और उस सर्कल की रेडियस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट पे सर्कल ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे सर्कल ऐसा छोटा सा बनेगा, और इस पॉइंट पे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे आपको रेडियस कर्वेचर निकालना हो, उस पॉइंट पे फिट होने वाला एक सर्कल की रेडियस जो होती है, वो होती है उस पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। ये R1 हो गया, इसकी रेडियस R2 हो गई, इसकी रेडियस R3 हो गई। तो आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा R1 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2, है ना। तो रेडियस का इंक्रीजिंग, तो ये मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज radius of the circle which will fit at that point, जो वहां पे बिल्कुल फिट हो जाएगा, है ना, उस सर्कल की रेडियस। बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई, ये सर्कल तो नहीं है, मैंने जो ये पूरा पाथ बनाया है, क्या ये पाथ सर्कल है? नहीं, लेकिन इसके हर पॉइंट से मैं पास होता हुआ या फिट होता हुआ एक सर्कल जरूर बना सकता हूँ। तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व का।
दिस इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो अपने एग्जाम में फिजिक्स में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, बट तुम्हारे मॉड्यूल में एक सवाल है और कभी आ सकता है। 12th में मैथ्स में ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं कि मान लो आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है। इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, है ना, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कुछ ऐसा दे रखा है। जैसे एग्जांपल पैराबोलिक कर्व हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्यूबिक हो तो ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ होगा, है ना। कर्व की इक्वेशन दी हुई हो y और x की टर्म में, कर्व मतलब y x के बीच का रिलेशन। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है किसी भी पॉइंट पे r इज इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ d2y अपॉन dx। ये याद रख लो, ये 12th में शायद मैथ्स में प्रूव करोगे, है ना। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। तो y दिया हुआ है तो आप एक बार तो dy बाई डी एक्स निकालिए और एक बार d2y बाई dx2 निकालिए, फिर उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए और आपको जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कही जाए वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। सिंपल सी बात है। इस फॉर्मूले में रख के आपके मॉड्यूल में का सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यही कर्व मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे कह दिया फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, वो कितना आया 2x। फिर d2y बाई dx2 निकालते हैं, वो कितना आया 2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, dy बाई dx और d2y बाई dx2। x की वैल्यू क्या रखनी है, ऑरिजिन है मतलब x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 dy बाई dx कितना हो गया 0, और इसी ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसकी वैल्यू क्या हो गई d2y बाई dx2 की वैल्यू 2। फॉर्मूले में रख दो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 की पावर 3/2 अपॉन नीचे डबल डेरिवेटिव 2। तो आंसर आ गया 1/2। आंसर कितना आ गया 1/2 मीटर, मतलब y और x अगर मीटर में होंगे तो। अगर इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है कि आपको फंक्शन दिया होगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया, तो आपको dy बाई dx आ गया और d2y बाई dx2 आ गया। x की वैल्यू रख दीजिए, दोनों की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रख दीजिए। इसका क्वेश्चन एज इट इज, इस फॉर्मूला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए इसके चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। पूछते हमसे कुछ और है, पूछते हमसे ये हैं कि आपको ये पता है या नहीं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है। ठीक है, अभी इसको डील करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। एक तरीका और होता है, सुनना। इफ वी नो velocity and acceleration of particle moving along a path, if we know velocity and acceleration of particle moving along a path, then radius of curvature will be equal to v square upon ac। क्या होगा v square upon ac। if we know velocity and acceleration of particle moving along a path, then radius of curvature will be v square upon ac। v तो क्या है उसकी स्पीड, ac क्या है component of acceleration perpendicular to velocity। component of acceleration perpendicular to velocity, velocity के perpendicular acceleration का component, क्योंकि भाई ac होता है v स्क्वायर बाय r,
अगर उस पॉइंट पे वो सर्कल में घूम रहा होता तो AC होता V स्क्वायर बाय R, तो R क्या होगा V स्क्वायर बाय AC। क्योंकि हमें यहाँ क्या पता है, V और A हर पॉइंट पे पता है, तो मैं किसी भी जगह बता सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कि V स्क्वायर अपॉन AC, वेयर AC इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जल्दी लिखिए इसको। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? ठीक, अब इसके करेंगे सवाल 2-3। सवाल इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखिए पहला क्वेश्चन, मेनली अपने कोर्स में जो क्वेश्चन आता है ना, वो पैराबोलिक पाथ के लिए आता है। If particle is projected from ground with speed u at angle theta, find radius of curvature. ROC stands for radius of curvature of its path first just at the point of projection, just at the point of projection, second top point, जहां से प्रोजेक्ट किया वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा और टॉप पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया है ना, u स्पीड से थीटा एंगल पे, तो हमसे पूछा है कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इसी पॉइंट पे सबसे पहले तो देखिए, जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, वेलोसिटी वो टेंजेंशियल होती है। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना, तो इस पॉइंट पे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होती है, तो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो सर्कल ऐसा बनेगा और उस सर्कल का सेंटर यहाँ आएगा, यहाँ। और इसके तरफ जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट मुझे मिलने वाला है, दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो 90 डिग्री दिख नहीं रहा था, ठीक है। ये इसका सेंटर हो, तो हमें ये रेडियस निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो हम फॉर्मूला तो जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन AC। तो v तो मुझे उस पॉइंट पे स्पीड तो पता है, अब मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना होगा बेटा रेडियस की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन अपन जानते हैं होता है इस तरफ है g, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। अब मुझे इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना होगा कि ये एक्सेलरेशन यहाँ है कितना, है ना। तो ये वर्टिकल लाइन है, ध्यान से देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना, रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, है ना। और अब मैं अगर AC निकालूं, देखो वैल्यूज रख रहा हूं, v स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे u स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रेडियस के लॉन्ग या सेंटर के लॉन्ग, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या आएगा g cos थीटा। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। वेलोसिटी स्क्वायर, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सेंटर के लॉन्ग, मतलब रेडियल डायरेक्शन में। तो ये रहा अपना सेंटर, कहीं यहां बनेगा। सेंटर हमेशा कहाँ आएगा, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर लाइन। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पूछा है, टॉप पॉइंट पे, ये रहा टॉप पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। कितनी होती है u cos थीटा, कितनी होती है u cos थीटा। एक्सेलरेशन कहाँ होता है, नीचे जी, ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे, ये ऑलरेडी कैसा है 90 डिग्री पे।
तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, छोटा सा। और ये ऑलरेडी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही दिखा रहा है क्योंकि वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर सीधा ही आ गया, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी होता है, v की जगह क्या रखेंगे, u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए सी जी, ये रहा आंसर सीधा। यहाँ पे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है वो ऑलरेडी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, दैट इज g डाउनवर्ड्स, तो g लिख दिया। और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos थीटा, खत्म। दिस इज रेडियस ऑफ curvature at the point of projection and at the any general point। लिखिए जल्दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसके दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे फिर अपन आगे चलेंगे, इसके फिक्स टाइप के सवाल ही आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत ऐसे होती नहीं। A particle is projected from ground with initial speed u and angle theta। A particle is projected from ground with initial speed u and angle theta. Find its radius of curvature at an instant when it was moving with a speed v। Find its radius of curvature at an instant when it was moving with a speed v। जब ये v स्पीड से कभी मूव कर रहा होगा अपने रास्ते में तो हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। सुनो ध्यान से, ये अपने आप में तुम्हारे हिसाब से एक मुश्किल सवाल है। तुम्हारा जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो पहले टाइप के ही मिलेंगे, बस आगे जब तुम और फिजिक्स पढ़ोगे कुछ कुछ जगहों पे तब तुम्हें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और काम आएगा। अभी तो बस तुम्हें बताया है कि वी स्क्वायर अपॉन ए सी करना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेना है ए की डायरेक्शन में। यू से प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पे, किसी इंस्टेंट पे ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मुझे बताना है इस इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और कुछ नहीं दे रखा। मान लेते हैं ये जो अभी जा रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, देखना सब हट जाएगा। मान लेते हैं जब ये जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, ये रहा इसका सर्कल, ठीक, ये है इसका एक्सेलरेशन g, और ये आएगा एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट ac। आप वापस जानते हो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा आएगा, ठीक है। तो मैं इस इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखूंगा, v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। मानते हो भाई, v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा, बोलो। सेम वैसा ही तो जैसे लास्ट टाइम पे था, बस अभी तक एक दिक्कत है, हमें अल्फा नहीं पता है।
हमें अल्फा नहीं पता है। तो अल्फा बताने का एक तो दूसरा मेथड भी है कि आप अल्फा कैसे बता सकते हो। तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। क्या कहोगे? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। तो आप क्या लिखोगे? v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। ये क्या किया? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। सो cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन v। इसको जब यहाँ रखोगे तो ये क्या बनेगा? देखो, ये बनेगा v क्यूब अपॉन यू जी cos थीटा। क्या बनेगा? v क्यूब अपॉन यू जी cos थीटा। ये आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। v स्क्वायर अपॉन यू v क्यूब अपॉन यू जी cos। ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है ना पूरा का पूरा, ये कांस्टेंट, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। पता है डेंजरस सवाल क्या आता है ना? मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए। इस सवाल के ऑप्शन क्या निकल के आएंगे देखना, ए बी सी डी। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, तुमसे पूछेगा v स्क्वायर, v क्यूब, v की पावर 4 और v, है ना? होता क्या है, बच्चा सॉल्व करता है, गलती कहाँ होती है? बच्चा सॉल्व करता है, ये आंसर आता है, मार्क करता है आंसर ए, लेकिन आंसर क्या है? बी। क्यों है आंसर बी, ए क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जब इसने ये प्रोपोर्शनलिटी लिखी तो ये अल्फा वेरिएबल था, और ये अल्फा वी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हम एक चीज को दूसरे के प्रोपोर्शनल कह रहे हैं तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, है ना? बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना। लिखिए, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट फिनिश होता है। ये अपना काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन फिनिश होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मतलब मैकेनिक्स का एक बहुत ही कंसिडरेबल पोर्शन यहाँ सीखोगे तुम आज, है ना? तो सुन, मैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब स्टडी ऑफ फोर्स होगा। इस सर्कुलर मोशन में कौन कौन से फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको कल बताया भी था, कि सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन, एक प्लेन में होती है ना? एक पार्टिकल अगर मान लो सर्कल में घूम रहा है तो ये सर्कल का प्लेन है, और इसमें कुछ डायरेक्शंस हैं। ये सर्कल की एक्सिस है, प्लेन की एक्सिस, ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट के लॉन्ग। दिस इज रेडियल डायरेक्शन, रेडियस के लॉन्ग, एंड दिस इज एक्सियल डायरेक्शन, है ना? तो तीन डायरेक्शंस हैं, रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन मतलब सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के लॉन्ग, रेडियल मतलब सेंटर और सर्कमफेरेंस से पास होने वाली लाइन के लॉन्ग, किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस के लॉन्ग। और आपको ये दिख रहा होगा कि ऑल these three directions are perpendicular to each other. All these three directions are perpendicular to each other. मानते हो क्या? बोलो भाई। रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये अपना एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला फंडा हो गया, है ना? कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन तीनों के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे, है ना? तो ये आपको मैंने बताया कि डायरेक्शंस क्या क्या होती है। और आप एक बात जानते हो कि सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है ना? तो अब देखो, मैं लिख रहा हूं स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप्स
टू सॉल्व प्रॉब्लम, साथ साथ लिखते चलिए, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स। स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने इस स्टेप को हल्के में लिया वो क्वेश्चन गलत करेगा। ड्रॉ द सर्कल, अभी हंसी आ रही होगी है ना, मार्क द सेंटर एंड रेडियस। और मैं कह रहा हूं जिसने ये पहली स्टेप सही कर ली वो शायद क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, है ना। जिसने क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्कल ड्रॉ कर ली, सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर लिया, और एक बार सर्कल सेंटर ड्रॉ हो गया तो रेडियस ड्रॉ हो जाएगी। पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप यही करनी है। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन किसी भी पार्टिकल पे जब लिखेंगे डायनेमिक्स की, तो सबसे पहले उस पार्टिकल का पाथ बनाएंगे, वो किस सेंटर के अबाउट घूम रहा है, जिससे हमें प्लेन पता चल जाएगा, और हम रेडियस मार्क करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल या बॉडी एक ही बात है, हम पार्टिकल डायनामिक्स सीख रहे हैं। ड्रॉ द FBD ऑफ द पार्टिकल या बॉडी मूविंग इन सर्कल। उस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं सारे ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ FBD ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग इन द सर्कल। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला सर्कल बनाना, सेंटर मार्क करना और रेडियस बनाना। दूसरी स्टेप FBD बनाना, पार्टिकल हो तो पार्टिकल का, बॉडी हो तो बॉडी का, वो जिस सर्कल में घूम रहा है। FBD बन गया, बस काम हो गया। थर्ड स्टेप, balance the forces in axial direction, that is summation of F axial, axial direction में forces का sum 0 होगा। क्यों? because circular motion is a 2D motion, ये एक प्लेन में होता है, तो एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स आ ही नहीं सकता, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले एक्सियल के लॉन्ग जो जो फोर्स आएंगे उसको बैलेंस कर देंगे पार्टिकल, है ना। एक्सिस मतलब एक्सिस के पैरेलल। पहला काम हो गया। चौथी स्टेप, along सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक ही डायरेक्शन होती है, रेडियस के लॉन्ग, along रेडियल डायरेक्शन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट लेंगे रेडियल के लॉन्ग, सिग्मा एफ रेडियल सारे फोर्सेस के कंपोनेंट लेंगे रेडियल के लॉन्ग, एंड दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर। मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो जो भी फोर्स लग रहे होंगे एक्चुअल फोर्सेस, है ना, ये समेशन ऑफ रेडियल फोर्सेस है। कौन कौन से फोर्स ये हो सकते हैं? ये mg हो सकता है, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, एक्सेट्रा। जो भी फोर्सेस रेडियल डायरेक्शन में लग रहे होंगे इनका समेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अलोंग सेंट्रीपिटल और रेडियल डायरेक्शन समेशन ऑफ ऑल द रेडियल फोर्सेस इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो भैया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल तो यहीं खत्म हो जाएगा, मतलब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर आपने ये दो काम सॉल्व कर लिए कि आपने एक्सियल में फोर्स बैलेंस कर दिए, आपने रेडियल में लिखा कि नेट रेडियल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज summation of all the forces, net force towards the center, which is acting as centripetal force to move the particle in the circle। ये कोई नया फोर्स नहीं है, हम जिन फोर्सेस को जानते हैं उन्हीं फोर्सेस का रेडियस के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा और वो मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है। It is the resultant of all the forces
एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन, सारे फोर्सेस मिलकर के उनका रिजल्टेंट जो रेडियल डायरेक्शन में, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू, है ना, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r। मतलब रेडियल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम करेंगे और उसको लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर। क्या कोई नया फोर्स आ गया क्या, नहीं, जो हम फोर्सेस जानते हैं वही फोर्सेस मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं, है ना। वो कोई भी फोर्स हो सकता है, कभी टेंशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल, कभी mg हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, कभी फ्रिक्शन हो जाएगा। ये ठीक। और पांचवा पॉइंट, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये बहुत रेयरली यूज होगा वैसे, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन सिग्मा एफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास इनटू dv अपॉन dt। ये स्पीड लिखी है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना। तो टेंजेंशियल के अलॉन्ग जो नेट फोर्स आएगा इसको m इंटू ए टी लिख सकते हैं, मतलब m dv अपॉन dt। ये कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आएगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल में कोई फोर्स नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक्स। इसके अलावा जो भी है वो क्वेश्चन है, मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यही बेसिक थ्योरी है जो मैं सब जगह यूज करूंगा, मतलब मैं आपको इन्हीं 5 पॉइंट्स को यूज करना सिखाऊंगा एक्चुअली में, है ना। बाकी यहाँ के बाद जो पढ़ाऊंगा अभी सब सवाल होंगे, आज नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे अपन, जो भी पढ़ेंगे, कुछ चीजों के नाम है बट सब के सब क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, किसी बुक से, किसी स्टैंडर्ड एग्जांपल के सब क्वेश्चंस हैं। सिर्फ बेसिक थ्योरी यही है कि डायनेमिक्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं, फोर्स के कंपोनेंट करते हैं, एक्सियल, टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में। एक्सियल में फोर्स बैलेंस करना होता है, रेडियल में सारे फोर्सेस का सम सेंटर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन r होता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल में एक फोर्स होगा जो होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, कोई डाउट किसी को, कर लेना सॉल्व। चलो, वो काइनेमेटिक्स का है, डायनामिक्स के सवाल आज नहीं होगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, अभी मैं जो एग्जांपल्स लूंगा वो सब के सब हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल, है ना, कि एक पार्टिकल को एक रस्सी से बांध दिया, m मास का पार्टिकल है, l लेंथ की स्ट्रिंग से बांध दिया, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, स्मूथ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एक टेबल की सरफेस मान लो, इस पे घूम रहा है ना, इस पे ये पार्टिकल घूम रहा है v स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे ये पार्टिकल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ये फिक्स पॉइंट है और ये वो पार्टिकल है जिसको हमने रस्सी से बांध के एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। आपसे पूछा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखो मैं इसका बीडी बना लो, पहला क्वेश्चन है मैं ही सॉल्व करूंगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब मान लो जमीन पे ऐसे घुमा रहे हैं, कहीं खुटी से बांध दिया, ऐसे ये घूम रहा है। सबसे पहले मैं इस पार्टिकल का एफबीडी बनाता हूँ। देखो कहने को तो इस पे इधर की तरफ टेंशन आएगा, सर्कल ऑलरेडी मैंने इस पे बना रखा है, ये इसका कुछ सर्कल है। सबसे पहले सर्कल बनाया, जो मैंने बना दिया था, सेंटर मार्क किया, और इसके सर्कल की रेडियस कितनी है, l। ये टेंशन है, टेंशन ऑलरेडी सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में ही है। जरा सोचो इस पे और कौन कौन से फोर्स होंगे, सोचो इस पे और कौन कौन से फोर्स होंगे। दो फोर्स और होंगे, mg और नॉर्मल। अगर ये जमीन पे ऐसा घूम रहा है ना, तो इस पे क्रॉस में आएगा mg नीचे की तरफ, और डॉट में आएगा नॉर्मल। ये एक्सियल फोर्सेस है, फील आ रही है। अगर ये जमीन पे घूम रहा है तो इस पे mg और नॉर्मल भी तो लगेगा, मानते हो, बोलो भाई।
mg और नॉर्मल भी तो लगेगा। ऐसे ना दिखता हो ना तो टेबल ऐसे बना लो, अब दिख जाएगा। ये ऐसे घूम रहा है भैया, तो इस पे इधर की तरफ mg आएगा और इधर की तरफ नॉर्मल आएगा और इधर की तरफ टेंशन आएगी, ऐसा। लेकिन नॉर्मल और mg कहाँ है? एक्सियल डायरेक्शन में। सबसे पहले हमने एफबीडी बना लिया, सबसे पहले सर्कल बनाया, रेडियस मार्क करी, है ना, फिर हमने एफबीडी बनाया। तो पार्टिकल में 3 फोर्सेज है, टेंशन, mg, नॉर्मल। फिर मैंने स्टेप क्या बताई थी कि एक्सियल में फोर्स बैलेंस कर दो। उसका काम भी नहीं है एक्चुअली, आगे से अपन बहुत कम यूज किया करेंगे। तो नॉर्मल इक्वल टू mg, है ना। कि ये क्या लिखा, एक्सियल में फोर्स बैलेंस कर दिया, तो नीचे नॉर्मल ऊपर mg, सॉरी ऊपर नॉर्मल नीचे mg। बचा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन। एक ही फोर्स है, सुनना मेरी बात, रेडियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स ही है, और कोई फोर्स हो सकता है क्या? रेडियल में mg नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता, तो रेडियल में एक ही फोर्स है, टेंशन, जो उसको खींच रही है। टेंशन इज अ पुल फोर्स एंड टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l, ये रहा आंसर, है ना। इस पे एक ही फोर्स है सेंटर की तरफ जो टेंशन है, इसका मतलब टेंशन ही वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। मैंने ये सब नहीं बोला है कि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है या एक नया फोर्स आ गया, ये सब मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है कि टेंशन इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कोई चीज अगर सर्कल में घूमती है तो उसको घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है सेंटर की तरफ। नेचर में जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं वही मिलके कोई ना कोई सेंट्रीपिटल का काम करता है। यहाँ वो कौन सा फोर्स है, टेंशन। तो टेंशन जो है वो पार्टिकल को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। डन, बोलो ध्यान से, समझ में आ गई बात? क्या कोई नया फोर्स आया? नहीं। कौन सा फोर्स है, टेंशन। टेंशन ही किसकी तरह काम आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन की वैल्यू आ गई mv स्क्वायर अपॉन। आगे से अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूमने वाले सवाल में नॉर्मल mg नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसमें जरूरत नहीं रहती है। कहीं कहीं जरूरत आती है तो वहां अपने आप आपको समझ में आएगा बनाने की जरूरत है, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ टेंशन ही पूछी जाती है एक्चुअली में। तो आप जानते हो कि टेंशन अगर रेडियल में है तो हमें एक्सियल फोर्सेस से मतलब नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भैया, कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। अगला सवाल, अभी 1-2 सवाल तुम सीखोगे कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं एक पार्टिकल की जगह पार्टिकल की संख्या बढ़ा देता हूँ। इसी तरह धागे से बांध के घुमाएंगे, बट पार्टिकल एक से ज्यादा है। मान लो बेटा 3 पार्टिकल है, इसके मास, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। ये स्ट्रिंग भी l लेंथ की, ये स्ट्रिंग भी l लेंथ की, ये स्ट्रिंग भी l लेंथ की। वही हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं, ठीक है। ये इसका सर्कल, ये इसका सर्कल, सर्कल सही नहीं बना, बनेगा भी नहीं क्योंकि छोटा है वो, पास ले आते हैं थोड़ा सा, है ना। ये पार्टिकल 2 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक पार्टिकल हटा देते हैं, काम हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है उससे, कंसेप्ट तो वही रहेगा। चलो 2 पार्टिकल ले लिया। तो भाई 2 धागे हैं, आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में 2 धागे हैं। अरे ये सर्कल अभी भी सही नहीं बना है, क्या कर रहा हूँ मैं? सही, ये इसका सर्कल और ये इसका सर्कल, लगभग लगभग सही है, ठीक है ऐसा। हाँ, अच्छा, ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं कि ये स्ट्रिंग हमेशा सीधी रहती है। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2, ये स्ट्रिंग हमेशा सीधी रहती है, तो इसका ओमेगा सेम होगा। क्या सेम होगा? ओमेगा सेम होगा। दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो क्या सेम होगा? ओमेगा। ये बात समझ में आती है क्या? दोनों सर्कल में साथ साथ घूम रहे हैं तो दोनों का ओमेगा सेम होगा। बोलो भाई,
v सेम नहीं होगा, ओमेगा सेम होगा। दोनों सर्कल में अगर साथ साथ घूम रहे हैं तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो इनका सेम ओमेगा के साथ ये घूम रहे हैं सर्कल में। तो हमसे पूछा है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में टेंशन क्या पूछा है आपसे, फाइंड टेंशन इन string 1 and string 2। तो ध्यान से देखिए, mg नॉर्मल बनाने की जरूरत यहाँ है नहीं। m2 वाले पार्टिकल का डायग्राम बनाएंगे तो m2 पे एक ही फोर्स है T2, और m1 का डायग्राम बनाएंगे तो m1 पे इधर की तरफ है T1 और इधर की तरफ है T2। m1 पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रिंग 1 की टेंशन और स्ट्रिंग 2 की टेंशन, और m2 पे एक ही फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग 2 का टेंशन। मैं पार्टिकल 2 पे इक्वेशन लिख रहा हूँ सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में, तो उस पे जो T2 फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो m2 ओमेगा स्क्वायर, और बेटा पार्टिकल 2 के सर्कल की रेडियस 2l है। पार्टिकल 2 के सर्कल की रेडियस कितनी है 2l, पार्टिकल 1 के सर्कल की रेडियस कितनी है l। तो जो T2 लिखेंगे m2 पे इक्वेशन से m ओमेगा स्क्वायर r, because T2 is providing the centripetal force, so T2 is m mass of the particle omega square r। तो इसकी वैल्यू आ गई 2m2 ओमेगा स्क्वायर l। और जब मैं अब पार्टिकल 1 पे इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, तो पार्टिकल 1 पे अंदर की तरफ फोर्स है T1 और बाहर की तरफ है फोर्स T2। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा T1 माइनस T2। क्या लिखूंगा, T1 माइनस T2। क्यों लिखा T1 माइनस T2, क्योंकि अगर वन सर्कल में घूम रहा है इसलिए सर्कल पे उस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ फोर्स आना चाहिए। इसका मतलब 1 का टेंशन ज्यादा होगा, 2 का टेंशन कम होगा। 1 is towards the center, 2 is away from the center for particle 1। So T1 minus T2 is equal to particle 1 का mass into omega square into particle 1 की radius। T2 पता है, रख दीजिए। So T1 is equal to m1 omega square L plus 2m2 omega square L। यहाँ से omega square L कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा m1 plus 2m2। This is T1 and this is T2। पार्टिकल 2 पे एक ही फोर्स है टेंशन एंड दैट इज टुवर्ड द सेंटर। तो मैंने लिख दिया T2 इज इक्वल टू पार्टिकल 2 का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू पार्टिकल 2 के सर्कल की रेडियस। पार्टिकल 1 पे रेडियल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, मतलब मैं कहूंगा कि पार्टिकल 1 पे T1 T2 मिलके इनका रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो T1 अंदर T2 बाहर, तो सेंट्रीपिटल अंदर होता है। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 के रेडियस। T2 पहले पता चल गया था, बता दिया। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था? जल्दी नोट कीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं। अब तो बस बॉडी बांध बांध के घुमाना है, मतलब समझ लो, बॉडी बांध बांध के घुमाना है मतलब। अब पता है क्या करेंगे, स्प्रिंग से बांध के घुमाएंगे। क्या करेंगे, स्प्रिंग से बांध के घुमाएंगे। चलो एक काम करते हैं, एक टेबल मान लेते हैं, है ना। टेबल कैसा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल है, इसके सेंटर पे एक पॉइंट हिंज्ड है और इससे एक स्प्रिंग बांध रखी है और यहाँ से एक ब्लॉक लगा रखा है m मास का। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज l। नेचुरल लेंथ l है स्प्रिंग की, और ये घूम रहा है। आपसे कह रखा है कि ये v स्पीड से घूम रहा है। क्या कह रखा है कि ये v स्पीड से घूम रहा है। स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, स्मूथ टेबल है और ये ब्लॉक v स्पीड से घूम रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये v नहीं, ओमेगा दे रखा है, ठीक है, ओमेगा एक ही बात है वैसे। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को बांधा है और वो ब्लॉक जो है
वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है ना, ओमेगा से। तो अपने को ये बताना है कि स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम है। एग्जाम में आ चुका है ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, जेई मेंस में। आंसर लिखने की नीड नहीं है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आंसर लिखने की कोई नीड नहीं है। आप तो बस सॉल्व करके अपने पास रख लो। मैं 30 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा। हॉरिजॉन्टल टेबल है, जिस धागे से बांध रहे थे, ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध दिया और ब्लॉक घूम रहा है ना। ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना। एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो हमसे पूछा है बताओ स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा, है ना। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो हमें डायग्राम में सर्कल तो दिख रहा है, सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसका सेंटर जहां स्प्रिंग बांध रखा है वहां होगा। रेडियस नहीं दिख रही। मान लेते हैं स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक्स है। लेट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज एक्स। तो भाई जो ये रेडियस होगी ना, ये एल प्लस एक्स हो जाएगी। अगर स्प्रिंग एक्स खींच गई है तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल थी और एक्स से वो खींच गई है, तो उसकी एक्सटेंशन के कारण उसकी रेडियस हो जाएगी एल प्लस एक्स। और इस पे एक ही फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और वो है स्प्रिंग फोर्स। तो अपन कहेंगे कि स्प्रिंग फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो आपको हो गया स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज m ओमेगा स्क्वायर r। मैंने क्या कहा, ये स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने, स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, kx इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर n प्लस एक्स। यहां से x की वैल्यू x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k प्लस m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k माइनस, सॉरी गलती से लिख दिया, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। इधर आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत किसी को? कितने लोगों का यही आंसर आ गया था? आया था किसी का ये आंसर? कोई दिक्कत किसी को? गुड, बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? वही किया जो मैंने कहा था कि फोर्स लिखा, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी होती है बेटा। हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होती है, स्प्रिंग की एनर्जी। तो वो क्यों लेंगे? बात समझ आ गई सबको, क्या किया है मैंने, है ना। मान लिया स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स है, तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स होगा, एंड के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियस लिखनी इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग यस नो लिख दो कुछ। समझ गए, गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल ही सवाल आएंगे। ये भी अपन टेबल पे सब कुछ घुमा रहे हैं ना। धागे से बांध दिया, स्प्रिंग से बांध दिया, अब क्या करेंगे, दो फोर्स यूज कर लिए, अब फ्रिक्शन से घुमाएंगे। क्या करेंगे, फ्रिक्शन से घुमाएंगे। तो देखो, एक ऐसी टर्न टेबल है। टर्न टेबल क्या होती है जानते हो ना, ऐसे घूम सकती है, इसमें से घूमने का सिस्टम बना होता है। इट कैन रोटेट, ये इसकी एक्सिस होती है। गोल टेबल है, घूम सकती है, टर्न टेबल है। दिस इज टर्न टेबल।
है ना, हॉरिजॉन्टल है। ठीक, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, टर्न टेबल के ऊपर एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, एक्सिस से r डिस्टेंस में, है ना, और टर्न टेबल ऐसा ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, m मास का ब्लॉक, से m की जरूरत नहीं है, लेकिन m मास का ब्लॉक। ठीक, a block of mass m is kept, साथ साथ लिख लीजिए, is kept at a distance r from the axis of a turntable which is rotating at constant omega. A block of mass m is kept at a distance r from the axis of a turntable which is rotating at a constant omega. If there is no slipping, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, फाइंड मिनिमम म्यू, म्यू मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है और कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है, मतलब टेबल भी ब्लॉक के साथ साथ घूम रहा है ना, अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है और टेबल भी ब्लॉक के साथ साथ घूम रहा है, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए? 1 मिनट सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। टेबल पे रखा है ब्लॉक, टेबल घूम रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ब्लॉक भी टेबल के साथ साथ घूम रहा होगा, और आपको दे रखा है ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब हमें दिख रहा है कि घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। हाँ भाई, तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स होंगे वैसे? mg नीचे आएगा, नॉर्मल ऊपर आएगा, और क्योंकि वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा है, अच्छा सर्कल बना लेते हैं पहले, सर्कल रेडियस दिख ही रही है साफ साफ, ये सर्कल, ये रेडियस, सेंटर दिख ही रहा है, तो ये एक्सियल में नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा, तो साइड में लिख लिया कि नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, mg, पहली इक्वेशन। अब बेटा सोच के देखो, एक ही फोर्स है जो इसको घुमा सकता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक ही फोर्स है जो इसको घुमा सकता है, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक ही फोर्स है जो इसको घुमा सकता है, और वो है फ्रिक्शन, और कोई फोर्स घुमा ही नहीं सकता। एक ही फोर्स है जो इसको रोटेट कर सकता है, एंड दैट इज फ्रिक्शन, और कोई दूसरा फोर्स इसको रोटेट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है सबको? है ना, और फ्रिक्शन सेंटर की तरफ ही होगा, फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की तरफ ही होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, टेंजेंशियल फोर्स तो हो ही नहीं सकता भाई, फ्रिक्शन होगा इसी प्लेन में, इस प्लेन में फ्रिक्शन या तो टेंजेंशियल हो सकता है, या तो सेंट्रीपिटल हो सकता है, या दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है। टेंजेंशियल फोर्स 0 है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा दे रखा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आप एक तो कहोगे टेंजेंशियल फोर्स कितना है, 0, क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल, सॉरी फ्रिक्शन इज सेंट्रीपिटल। तो अपने को यहां से पता चल गया कि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर r, अभी फ्रिक्शन पता चला है। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती, ये दूसरी इक्वेशन है। सो फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg,
फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी से कम तो होगी से, ये थर्ड इक्वेशन। पहली इक्वेशन नॉर्मल इक्वल टू एम जी, दूसरी इक्वेशन फ्रिक्शन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। सिर्फ ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या जो भी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में वो एम ओमेगा स्क्वायर आर है, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो म्यू एम जी से कम ही आएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर है, दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। वही घुमा रहा है, एम से एम कैंसिल हो गया, so mu should be greater than or equal to omega square by r upon g. This is the condition for mu. Mu should be greater than or equal to omega square r upon g. अपने से पूछा गया था मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब म्यू मिनिमम आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। मैं यहाँ सीधा इसको f को म्यू एम जी भी लिख सकता था यहीं पे, बट मैंने इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए, है ना। मैंने इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है, सही, क्योंकि यही है कि फ्रिक्शन हो तो कुछ भी सकता है इससे कम, है ना। मतलब मैं इन जनरल थोड़े कम समझदार बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ म्यू को एम जी लिख देता हूँ, एफ को म्यू एम जी। आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप थोड़े समझदार दिख रहे हो, इसलिए मैंने ये इनइक्वालिटी की फॉर्म लिखी है कि एक्चुअली में थर्ड इक्वेशन है कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी से कम होती है और फ्रिक्शन एम ओमेगा स्क्वायर आर है, तो इसीलिए म्यू के लिए कंडीशन निकाली है मैंने, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। मतलब जब मैं मिनिमम म्यू लूंगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और अगर मैं म्यू इससे ज्यादा ले लूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, car is moving on a horizontal road, horizontal road है ना, a car is moving on a horizontal road in a circle of radius r. A car is moving on a horizontal road in a circle of radius r if the coefficient of friction between tire of car and road is mu. If the coefficient of friction between tire of car and road is mu, find maximum speed with which the car can move without skidding. Without skidding, है ना। और आपको एक काम करते हैं, वैल्यूज में दे देता हूँ। म्यू की वैल्यू 0.4 है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है, और आर की वैल्यू 5 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है। ये आपको दे रखा है, तो आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी है कि कार बिना स्किड किए मूव कर सकती हो। कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. If the coefficient of friction between tire of the car and road is mu, find speed, maximum speed with which the car can move without skidding. मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो 0.4 म्यू की वैल्यू, जी 10 लेना है, रेडियस 50 लेना है। 1 मिनट टाइम है, आपको वैल्यू चैट बॉक्स में लिखनी है। देखो फटाफट, ये रोड रही, ये कार है,
जैसे कार मान लेते हैं, ये मान लो v स्पीड से घूम रही है, ये सर्कल, ये रेडियस। फोर्सेस बना लो, mg तो नीचे आएगा, नॉर्मल ऊपर आएगा, है ना। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसको कौन सा फोर्स घुमा सकता है? mg नॉर्मल तो घुमा नहीं सकता, ठीक है, वो एक्सियल में आ गया, तो एक ही फोर्स घुमा सकता है, फ्रिक्शन। इसके टायर्स पे जो फ्रिक्शन आ रहे होंगे, एंड दैट फ्रिक्शन विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप वापस वही लिखोगे, फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन F, और फ्रिक्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू mv²/r। ये क्या लिख दिया मैंने कि फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक। हाँ हाँ, देख लिया मैंने आंसर। अब मुझे बस यही v निकालना है। तो अपन जानते हैं कि फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? mv²/r। इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। m से m कैंसिल हो गया, सो v शुड बी लेस देन इक्वल टू √μgr। देखो ये क्या लिखा हुआ है, v की वैल्यू μgr से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। सो v मिनिमम क्या आएगा? √μgr। वैल्यूज रख दीजिए, 0.4 10 50, so it is 0.4 into 10 into 50, कितना आ गया? √200, मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है ना, √200। ठीक, बोलो भाई, सही है। तो देखो हमने कौन कौन से फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स यूज कर लिए, स्प्रिंग फोर्स कर लिया, टेंशन कर ली, फ्रिक्शन कर लिया, आगे देखोगे हम नॉर्मल भी करेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन भी करेंगे, ठीक है। यही तो करना है कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी यही फिनिश करते हैं।